मम्मी कसम क्या खाई थी सबने? क्लोजिंग स्टॉक यार। मम्मी कसम थी सबको क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में लेना है क्या है नहीं? नहीं लेना। ठीक है। मम्मी कसम थी सबको। आज उसी मम्मी कसम की चर्चा करेंगे कि देखो, कभी कभी क्रॉस भी करना होता है। देर आर सम एक्सेप्शन। उसके रिगार्डिंग ना एक इम्पोर्टेंट नोट लिखना सब लोग, है ना। चैप्टर हमारा चल रहा था ट्रायल बैलेंस। ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट। ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। बहुत जुकाम हो रहा है मेरे को ना। कल हमने ना एक मम्मी कसम खाई थी कि हमें क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट नहीं करना ट्रायल बैलेंस पे, याद है ना सबको? ठीक है। अब यहाँ पे ना अरे सुन ले यार, बात है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन वाला केस है जहाँ पे हमें ट्रीट करना पड़ता है। पूरा केस समझना, फिर उसके बाद नोट डाउन करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। खाना पीना मत करना मेरी क्लास में। ठीक है। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट के बारे में हमारे दो सिचुएशन आती है। ये गंदा वाला है, अच्छा नहीं चल रहा है। ये वाला लेते हैं, ये अच्छा कलर है, पिंक। चले जी। एक केस तो अपना मम्मी कसम वाला केस था। मम्मी कसम खाई थी ना सबने यहाँ पे। इसमें मैंने क्या बताया था कि हमें क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट नहीं करना। ये केस का नाम मैं बता देता हूँ। इफ क्लोजिंग स्टॉक, इफ क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन adjusted, if closing stock has not been adjusted, then it shall not be, it shall not be shown in टीबी। टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस ट्रायल बैलेंस। सिंपल है। ये मम्मी कसम थी ना हमारी। ये बाय डिफॉल्ट वाला केस था ना, इफ नथिंग वाज गिवन ना। आप सबको मम्मी कसम थी कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में हम शो नहीं करते। रीजन मैंने बताया था ना, लॉजिक याद है सबको, या मम्मी कसम याद है? लॉजिक याद है? भूल गया? जैसे मान ले इसको, बेटा नाम क्या था आपका? ईशिता। जैसे ईशिता को ना बहुत सारा चॉकलेट खाने का ना शौक है। ईशिता ना, सुनना ध्यान से। ये ईशिता है। ईशिता। ओके। ईशिता बहुत चॉकलेट खाती है। मैंने इससे पूछा, ईशिता कितनी चॉकलेट पड़ी है तेरे बैग में? इसने कहा भैया ज्यादा नहीं है, 15 है बस। 15 चॉकलेट्स इसके पास पड़ी है। ओके। फिर मैंने ये नहीं पूछा ईशिता, ईशिता कितनी चॉकलेट खाएगी, ईशिता और खरीदेगी क्या तू? इसने कहा "हाँ, बिल्कुल भैया, मैं घर जाकर दुकान, मतलब घर जाने से पहले दुकान पर जाऊंगी, 50 चॉकलेट और खरीद लूंगी। 50 चॉकलेट्स और खरीद लेगी। फिर अगले दिन ईशिता आई। मैंने फिर ईशिता से पूछा, ईशिता, अभी भी ये नहीं पूछा मैंने खाई कितनी तूने। मैंने ईशिता से पूछा, ईशिता अब तेरे बैग में कितनी बची हुई है? इसने कहा भैया 10 बची हुई है। कितनी बची हुई है? तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएं, इससे हम क्या अंदाजा लगाएं तो ईशिता ने कितनी चॉकलेट्स खाई हैं?
15 और 50 -10। मैं कह सकता हूँ इशिता ने चॉकलेट्स जो खाई है ना, जो कंज्यूम करी है, वो 55 चॉकलेट कंज्यूम करी है। इज दैट क्लियर ना? एग्री ना एवरीवन? सब समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर मैं बोलूं ट्रायल बैलेंस में शो करने के लिए इशिता का खर्चा कितना हुआ, इशिता के पास पहले से बची हुई चॉकलेट थी, इसने 50 चॉकलेट और खरीदी, तो खर्चा तो इन चॉकलेट का गिनेंगे ना, जो पैसा गया। ये तो बची हुई चॉकलेट है, अभी नहीं खा रही तो बाद में खा लेगी, अभी कंज्यूम तो नहीं करी ना। जो पहला केस है ना भाई, समझना, पहला केस जो है ना, पहला केस में हम, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, इफ क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन एडजस्टेड। अगर हमने ना क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट नहीं करा, एडजस्ट का इन द सेंस, मैंने इस चॉकलेट्स को, ये क्लोजिंग स्टॉक है, देखो बची हुई चॉकलेट स्टार्टिंग में जो थी इसके पास थी, क्या मैं इसको ओपनिंग स्टॉक कह सकता हूँ इसका, चॉकलेट्स का? हाँ। फिर अगले दिन मैंने जब पूछा बची हुई चॉकलेट, क्या मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक कह सकता हूँ, हाँ या ना? अगर मैं क्वेश्चन में ये क्लोजिंग स्टॉक को ऐसे ना एडजस्ट कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ कितनी चॉकलेट्स बेटा, 55 की जगह 65, मैं बोलूंगा इस इशिता के पास कितनी चॉकलेट्स खाने के लिए अवेलेबल है बेटा, कितनी चॉकलेट अवेलेबल है? 65 अवेलेबल है ना, मैं इनको कंसिडर कर रहा हूँ ना। ये बची हुई चॉकलेट, ये खरीदी हुई चॉकलेट, बची हुई चॉकलेट एसेट रहता है, डेबिट साइड, खरीदी हुई चॉकलेट खर्चा रहता है, डेबिट साइड, चला तो गया ना। क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है वो इन 65 चॉकलेट्स में से तो बची हुई 10 चॉकलेट है, उन्हें मैं माइनस ही नहीं कर रहा, माइनस नहीं कर रहा, वैल्यू ऑलरेडी जुड़ी हुई है। अगर वैल्यू जुड़ी हुई है, आप ट्रायल बैलेंस में शो कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक भी तो चला गया, हाँ या ना? समझ रहे हो, समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि भाई मेरी जेब से जो पैसा खर्चा हुआ वो 15 चॉकलेट का तो हुआ ही था, 50 चॉकलेट का और हुआ, जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी जुड़ा हुआ है, बची हुई चॉकलेट अभी भी जुड़ी हुई है। तो अगर इसमें ऑलरेडी वो वैल्यू ऐड हो रखी है, तो आप अलग से क्या क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे ट्रायल बैलेंस में दोबारा से? नहीं। अगर दिखाने लग गए ना, आप बोलोगे ये भी आएगा जी, ये भी आएगा जी, बची हुई 10 चॉकलेट भी आ जाएंगी, हम बोलेंगे इसके पास यानी कि 75 चॉकलेट है, बैग खोल के देखा 65 ही थी, तो भाई 65 ही तो है ना चॉकलेट, 10 तो अगले दिन बचेंगी ना। पॉइंट समझे ना? तो ये वाला केस कब लगना है बेटा, अगर क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या नहीं करा, एडजस्ट नहीं करा। एडजस्ट का मतलब क्या रहता है, इसमें से वैल्यू हटा ही नहीं। अगर मैं वैल्यू हटा दूंगा ना, तो मेरे को अलग से शो करना पड़ेगा, वो एक्सेप्शन आ गया। यानी कि आपको क्या मम्मी कसम थी, बाय डिफॉल्ट वाला केस ये है कि अगर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है अलग से, आपको परचेज दिया है अलग से, और क्लोजिंग स्टॉक भी अलग से दिया हुआ है, तो एक बेसिक एजम्पशन है ना कि ओपनिंग स्टॉक भी आएगा, परचेज भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि भाई उसकी वैल्यू इसके अंदर ही तो जुड़ी हुई है, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। ये था मम्मी कसम वाला केस। एक दूसरा केस था यार अपना, इसमें कोई कसमें वादे नहीं करेंगे, इसमें लॉजिक की बात करेंगे। ये वाला केस है, इफ closing stock has been adjusted, ठीक है, if closing stock has been adjusted, then we will show it in ट्रायल बैलेंस। अगर बेटा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो रखा है, तो हम ट्रायल बैलेंस में इसको ना शो करते हैं, ठीक है ना? अब ये कैसे एडजस्ट रहता है, देखो सिंपल फॉर्मूला, मैं पहले आपको टर्म्स बताता हूँ फिर उसके फॉर्मूले की बात करूंगा, ठीक है? देखो जब भी एडजस्टेड की बात करेंगे ना, ये देखो दो चीजों में एडजस्ट हो सकता है, या तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एडजस्टेड, एडजस्टेड परचेज, क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में बेटा? एडजस्टेड परचेज, ओके। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडजस्टेड परचेज, जो हम यहां कर रहे थे पहले?
पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ ऐसे माइनस कर रहा था ना, 10 चॉकलेट बची हुई, विच इज क्लोजिंग स्टॉक, कर रहा था ना मैं, यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं हम एडजस्टेड परचेज। इज दैट क्लियर ना? तो एडजस्टेड परचेज का ना यहाँ फॉर्मूला लिख भी देता हूँ आपके लिए। इसका फॉर्मूला रहता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर बेटा ऐसे क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रखा है ना, इसका मतलब मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हटा कर ले रहा हूँ, उसकी वैल्यू अलग से कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस केस में मेरे को क्लोजिंग स्टॉक अलग से शो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब यहाँ पे मेरी वैल्यू 55 शो हो रखी है, 10 चॉकलेट की वैल्यू मैंने दिखाई नहीं, तो 55 में अलग दिखाऊंगा, 10 क्लोजिंग स्टॉक की चॉकलेट अलग दिखाऊंगा। फिर से बात वही है, इसके बैग में कितनी चॉकलेट थी, 65, 55 पहले की, 15 प्लस 50, सॉरी 65, सॉरी, हाँ 15 प्लस 50 माइनस 10, 55 पहले की, क्लोजिंग स्टॉक हटाया, और 10 क्लोजिंग स्टॉक के नाम की, टोटल फिर से क्या हो गया, 65 ही तो हो गया, 65 ही तो शो करना है। समझे ना बात ये? या दूसरा एक और कंडीशन रहेगा, दूसरा एक और कंडीशन रहेगा, एडजस्टेड परचेज के अलावा एक और शब्द दिया रहता है, उसको हम पता है क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको प्यार से कहते हैं कॉग्स, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समवट सिमिलर फॉर्मूला है भाई। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं ना, फॉर्मूला ऐसा रहता है, ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत होती है, ठीक है, परचेज को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, बस इसमें एक एडिशनल चीज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? डी का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है अभी बताओ, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाता है, और माइनस एक तो हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना? इस तरीके से शो होता है। देखो मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। आपको पता है ना, हमने जब फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का पढ़ा था, हमने उसमें देखा था कि आपका, देखो बिजनेस जो होता है अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड रहता है, ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। फिर हमने वो कॉमर्स और ट्रेड भी देखा था। उसमें क्या देखा था, ट्रेड में क्या रहता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस रहता है। अब पॉइंट ये है ना, बिजनेस करने के बहुत अलग अलग तरीके रहते हैं। अगर मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जहाँ पे ना मैं रेडीमेड सामान खरीदता हूँ और उसमें अपना ठप्पा लगाकर बेच देता हूँ, मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ क्या? रेडीमेड सामान खरीदा, पैकेजिंग करी, अपना ठप्पा लगाया, अपनी ब्रांडिंग करी, और आगे सामान बेचा। तो इसमें कुछ मैंने मैन्युफैक्चर करा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कुछ मैंने प्रोसेस फॉलो करा। तो उनके लिए पता है क्या यूज होता है वर्ड, एडजस्टेड परचेज। मतलब जो रेडीमेड सामान खरीदते हैं उनको अपना एक तरीके से मैन्युफैक्चर तो नहीं, पैकेजिंग करके आगे बेच देते हैं, उनके लिए वर्ड यूज होगा एडजस्टेड परचेज। इनका क्या रहता है, प्रोसेस करने का खर्चा नहीं रहता ना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने का कोई खर्चा होता ही नहीं भाई इनका। तो उनके लिए वर्ड क्या यूज होता है बेटा, एडजस्टेड परचेज। लेकिन अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाला है, पहले आप प्राइमरी वालों से रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर आप क्या करोगे, उनका प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, आपका फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स बनने के बाद क्या होगा, पैकेजिंग होगी, फिर जाकर आप सामान को बेचोगे। तो भाई इसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी तो ऐड हुआ ना, वो प्रोसेसिंग का खर्चा। तो क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं इसको सिंपल भाषा में लिख दूं, वो एक्सपेंस, वो एक्सपेंसेस जो गुड्स को गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट कन्वर्ट करने के लिए किए जाते हैं, उन एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी आपने खर्चा करा रॉ मटेरियल से
फिनिश गुड्स कन्वर्जन, दैट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ पा रहे हो ना? मशीन चलेगी, मशीन चलाने का खर्चा, फैक्ट्री में वेजेस लगेगा, लेबर लगेगा, वेजेस पे करने का खर्चा, ठीक है ना? फिर वही आपका पैकेजिंग का खर्चा, फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सब चीजें यहाँ आ जाएंगी। मतलब वो खर्चा जो आपका फिनिश गुड्स बनने तक होता है ना, वो वाला खर्चा होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब वो गुड्स जो आप बेच रहे हो उसकी कौन सी वैल्यू बेटा? कॉस्ट वैल्यू। इज दैट क्लियर? समझना बात ये दोनों में। तो दोनों केस में क्या सिमिलैरिटी है भाई? दोनों केस में देखो, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है? माइनस हो। अगर माइनस ना होता तो कौन सा केस लगता? मम्मी का संभाल, क्योंकि उसमें वो वैल्यू जुड़ी रहती। माइनस करा ना अगला, अगर आपने अलग से, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसे? आपको क्लोजिंग स्टॉक को अलग से शो करना पड़ेगा। तो ये समझ पा रहे हो लॉजिक क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये इसके पीछे का लॉजिक। इसलिए ना आपको नॉर्मल क्वेश्चंस में क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में दिया भी नहीं रहेगा। अगर बाय चांस गलती से दिया हुआ है, कंसिडर मत करना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में परचेज की जगह एडजस्टेड परचेज, किसी क्वेश्चन में परचेज की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, समझ जाओ क्लोजिंग स्टॉक वहां पे क्या हो रखा है। अगर माइनस हो रखा है तो आपको इसे अलग से शो करना पड़ेगा भाई। और इसमें एक और खास बात है, पता है क्या? ओपनिंग स्टॉक इसमें क्या हो रखा है बेटा? ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इस केस में क्लोजिंग स्टॉक तो अलग से शो करोगे, लेकिन इस केस में ओपनिंग स्टॉक को शो नहीं करना, क्योंकि उसकी वैल्यू इसमें ऑलरेडी क्या हो गई? ऐड हो गई। तो लॉजिक समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? देखो पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में ओपनिंग स्टॉक अलग से दिया हुआ था, परचेज अलग से दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ एज्यूम कर रहे थे कि ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है, आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओपनिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं जुड़ा हुआ, वो हटा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक को अलग से दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख भी देता हूं मैं, देयरफॉर, देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक shall not be shall not be shown separately। ओके, हम उसे सेपरेटली शो नहीं करेंगे। हम किसको सेपरेटली शो करेंगे बेटा? यहाँ पे क्लोजिंग, ओपनिंग को नहीं करेंगे। ये हमारे दो केस है, एक मम्मी कसम वाला केस, एक नॉर्मल वाला केस। ये जहां आपने क्रॉस कर लिया था, क्रॉस करा था ना तूने गलत हुआ, ये क्रॉस वाला केस। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूं, कसम, कसम चूल्हे में भसम। ये केस है कसम कसम चूल्हे में भसम, बस। ओके, चलो ये जल्दी से लिख लो, फिर आपको इसके क्वेश्चन कराते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर। अब कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में। यस। हाँ, पीछे बातें नहीं, जल्दी लिखो इसे, फिर कहते हो लिखा नहीं भैया हमने। जल्दी लिखो इसे।
ये करने के बाद सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाना। हो गया जी। क्वेश्चन 6। 6। आगे सब लोग। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आना। हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, करेक्ट वाला। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। बन गया। चलो जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। सबसे पहले बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट। देखो सही करा है इन्होंने, गलत करा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताओ यार। अच्छा बताओ ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा नेचर से? एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल। इनकम बेटा, जो गुड्स बेचने वाले हैं उसका कॉस्ट, कॉस्ट बोले तो खर्चा। कॉस्ट इनकम कब हुआ? कॉस्ट तो खर्चा ही होता है ना। एक्सपेंस तो एक्सपेंस की टीम कौन सी रहती है? सही करा ना इन्होंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन फॉर्मूला भी तुम्हें सिखाया ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का।
उस पे टिके रहना। 75,000 है। ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑलरेडी हम किन किन चीजों को कंसिडर कर चुके हैं, याद रखना, मैं लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए। इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक आ चुका है ऑलरेडी, परचेज आ चुका है, और डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कुछ होंगे तो वो भी आ चुके हैं ऑलरेडी, क्लोजिंग स्टॉक हट चुका है बेटा। ओके। अब अगर अलग से ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, उनको अब लेने की जरूरत है क्या? क्योंकि सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। हाँ, क्या इंक्लूड नहीं है इसके अंदर? क्या हटाया हुआ है? क्या हटाया हुआ है? क्या माइनस किया हुआ है? जोर से बोलो यार। जय माता दी। क्या हटाया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। ये हटाया हुआ है ना, इसको लेना पड़ेगा। जो ऐड हो रखे हैं, उनको अलग से लोगे क्या? अब नहीं लेना, ऑलरेडी जुड़ रखे हैं ना इसमें, क्यों लेना है फिर? समझे? अब आगे देखो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, लेंगे उसे अब, हटाया हुआ तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना क्लोजिंग स्टॉक भी। क्लोजिंग स्टॉक लेकिन इन्होंने ले लिया यार क्रेडिट साइड। स्टॉक क्या होता है नेचर से? एसेट। टीम क्या रहेगी उसकी? तो डेबिट में लिखना है, इन्होंने गलत लिखा, सही करना है हमें। तो डेबिट में लिखो बेटा 20,000 रुपए। इसके बाद देखो डेटर्स एंड डेटर्स, डी फॉर डेटर, डी फॉर, बस लिख दो यार, तुम्हें अब पता है। डेटर 30,000। बेटा डेटर के बाद आपको दे रखा है क्रेडिटर, वो तो सही लिखे हुए हैं, लिख दो फिर तुम भी सही करके, 15,000। क्रेडिटर के बाद क्या है? एसेट तो डेबिट है, टीम डेबिट, 25,000। फिक्स एसेट के बाद क्या है? किधर जाएगा? ओपनिंग स्टॉक किधर जाएगा? तुम्हें अब मम्मी का समय यार इसके ऊपर। अब यहाँ फॉर्मूला देखो ना, इसके अंदर क्या है? ओपनिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है यार, अलग से लिखोगे? अभी भी नहीं समझे ना आधे लोग कॉन्सेप्ट, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अरे फॉर्मूला पढ़ो यार इसका, क्या है फॉर्मूला इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? पढ़ो जरा एक बार। प्लस परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस। तो मेरा सवाल, क्लोजिंग स्टॉक हटाया था, उसे अलग से लिया, ओपनिंग स्टॉक तो जुड़ा हुआ है, लेना है उसे अब। अभी भी हाँ कह रहा था बेटा, अगर यहाँ पे ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है, फिर तू अलग से भी ले लेगा, दो बार डेबिट नहीं हो जाएगा? दो बार चली जाएगी ना चीज, मैच ही नहीं करेगा तुम्हारा। इसलिए ओपनिंग स्टॉक नहीं लेना, इन्होंने कंसिडर कर दिया, आप मत करना यार कंसिडर, हटाओ इसे। फिर एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट साइड। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा रहता तो उसे लेते क्या? वो तो ऑलरेडी इसके अंदर है ना, उसे नहीं लेते, फिर नॉर्मल एक्सपेंस उसे लेंगे। एक्सपेंस कितना है बेटा? 10,000 रुपए डेबिट। एक्सपेंस के अलावा सेल्स, ये तो आएगा ना, सेल्स क्या है? रेवेन्यू। सही है, ये तो क्रेडिट में ही आएगा। फिर क्या बेटा सेल्स के अलावा? कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, 45,000। अब बस टोटल कर दो इसका, क्वेश्चन खत्म। एंड में बस डबल अंडरलाइन कर देना। इधर का आ रहा है बेटा 1,15,000, इधर का भी ये आ रहा है देखो, इधर का ज्यादा आ रहा है यार। ओहो, मैं चेक कर रहा था एक्चुअली ना, इसका ध्यान है, तुम कुछ ही बच्चों का ध्यान दो। तो ये आ रहा है 1,60,000। 75, 25, एक 15, एक 45, नहीं एक 15, एक 60।
हाँ, 1,60,000। ठीक है, कैलकुलेटर से नहीं होगा कुछ भी सॉल्व, बंद कर दे उसे। हाँ, 1,60,000 आ, दोनों साइड मैच होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पे आओ। एक क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, एक और करेंगे हम क्वेश्चन। हाँ, एक करेंगे जीएसटी वाले क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 3 पे आना। जीएसटी पता है सबको? व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है नेचर से, अगर जीएसटी लगाने को बोले तो क्या होगा, क्या हो सकता है? देखो, अगर हम बिजनेसमैन है ना, ध्यान सुनना सब लोग, अगर हम बिजनेसमैन है ना, तो हम जीएसटी दो तरीके से लगाते हैं। एक परचेज पे लगेगा, हम कोई सामान खरीदेंगे, सामने वाला सेलर रहेगा, उससे सामान खरीदा, वो जीएसटी लगाकर हमें सामान बेचेगा। एक जीएसटी रहता है आपका, कौन सा वाला? सेल पे। अच्छा, परचेज वाला जीएसटी, परचेज वाला जीएसटी हम क्या करेंगे बेटा, पे करेंगे ना। परचेज वाला जीएसटी हम क्या करेंगे बेटा, पे करेंगे। बंद कर दे पूरा ये, ठीक है। और सेल पे जीएसटी क्या करेंगे हम, कलेक्ट करेंगे। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर आप कोई दुकान पे जाओ, कुछ सामान खरीदो, बिल बन के आता है, बिल में जीएसटी लिखा रहता है, यानी कि आप जब पेमेंट कर रहे हो तो आप सामने वाले व्यक्ति को सामान का पैसा तो दे ही रहे हो। ठीक आने वाले है मेरे को, आ नहीं रही अब। हाँ, कहाँ पे था मैं? वो अटक गई हो जी, मस्त आने वाली थी, चीखा ही नहीं है। चलो छोड़ो। हाँ, मैं कहाँ पे था? या सामान खरीदने जाते हो, तो सामने वाले जो शॉपकीपर है, आप उसे सामान का पैसा भी दे रहे हो, और आप उसे जीएसटी का पैसा भी दे रहे हो। ठीक है। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था यार, मैं ना एक डेट पे गया था, एक दोस्त के साथ गया था आइसक्रीम खाने, पहले की बात है। ठीक है, एक फ्रेंड के साथ गया था आइसक्रीम खाने ना, वो मेरे को बास्किन रॉबिन्स दे गई, बास्किन रॉबिन्स। अभी तो यार नया खुला है, पहले हरिद्वार में 2012 में भी खुला था, चला नहीं वो इतना। क्या है, बंद क्यों हुआ, बंद होने का कारण मैं बताता हूँ, मेरे जैसे लोग फंस गए थे वहां। अरे आइसक्रीम खाने गया है, ठीक है। अब मेरी गणित थोड़ी तेज है, अब जब उसने ऑर्डर करा, मेरे को ये खाना है वो खाना है, ठीक है, तुम देख लो तुम क्या खाओगे। उसने जो आइसक्रीम चूज करी वो थी 500 रुपए की, ठीक है, और मेरी जेब में थे 600 रुपये। तो मैंने भाई 50 रुपए की आइसक्रीम अपने लिए मंगा ली, 500 की तू खा, 50 मैं खा लेता हूँ। बिल कितने का आएगा? 550 का आना चाहिए था। जेब में 600 रुपये थे। जब बिल बन के आया ना यार, जब बिल बन के आया, ऐसा था बिल, हाँ, एक 500 रुपए की आइसक्रीम, वन क्वांटिटी इंटू 500 इज इक्वल टू 500। एक 50 रुपए की आइसक्रीम मेरी अलग ही दिख रही थी, 50 रुपए की, 10 की, 50 रुपए टोटल बिल कितना हुआ? अरे ऐसे थोड़े यार, उस टाइम पे ना 2012 की बात है, उस टाइम पे दो टैक्स लगते थे। एक लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये गुड्स पे लगा करता था, प्रोडक्ट्स पे लगा करता था, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स उस पे लगा 10%। कितना हो गया? जेब में 600 रुपए मेरे। एक लगता था सर्विस टैक्स, 12% लगा सर्विस टैक्स, उसी वैल्यू पे लगेगा। देखो क्या है वो, कैफे टाइप रेस्टोरेंट था ना, तो कैफे टाइप रेस्टोरेंट में क्या है, सुविधाएं भी रहती है, सर्विस भी रहती है, तो वो दोनों टैक्स लगाते थे।
एक वो जो प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं उस पे तो वैट लग गया, और एक जो उन्होंने सर्विस हमें दी, मस्त एसी चल रहा था, उसकी सुविधा उन्होंने दी, तो उस पे सर्विस टैक्स लगाया 12% का सर्विस टैक्स। ठीक है ना। अब ये दोनों टैक्स गुड्स की वैल्यू पे लगेंगे, सर्विसेज की वैल्यू पे लगेंगे। गुड्स की वैल्यू 550, 55 रुपए तो लग गया क्या आपका वैट, और 12% अगर इसका करेंगे ना 55, और 2% इसका होगा 11 रुपए, 66, 66 रुपए लग गया सर्विस टैक्स। और बिल बन के आया 55, एक 605, 611, 611 और 60, 671। और उनकी बात आपके लिए राउंड ऑफ, राउंड ऑफ कर रहे हो मेरे लिए, 1 रुपए हटाकर आपका बिल बना है 670 रुपये भाई साहब, जेब में 600 रुपये। मैंने बिल देख लिया, मैं कहा 550 की तो आएगा, वो बिल लेकर आया। फिर मैंने थोड़ी देर और उससे बातों में उलझाए रखा, फिर इतना उलझाए रखा उसे बातों में कि वो खुद ही कहने लगी, एक्चुअली ना यार मेरे को जाना है। मैं कहा हाँ इट्स ओके, मैं 1 मिनट कॉल आ रहा है। हाँ, अरे अच्छा तू जा रहा है क्या आज दिल्ली? अच्छा यहाँ आ जा, मैं बास्किन रॉबिन ही बैठा हूँ यार, चल मैं तेरा वेट कर लेता हूँ। इट्स ओके यार, मेरे को ना एक्चुअली फ्रेंड आने वाला है, वो दिल्ली जा रहा है ना, तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ, ये तुम्हारे साथ तो आई थी। मैं यार अब क्या करूं बताओ, ऑटो में चली जाओ। उसे ऑटो में भेजा, वेट करा मैंने। अब मैं सच में कॉल करा, अबे यार 70 रुपए ले आई हो यार, 600 रुपए का, 670 का बिल है, 600 पड़े, 70 ले आई हो। दोस्त को बुलाया मैंने, समझे ना बात ये। उसमें क्या रहता है, मेरे को थोड़ा पता था, मैं अब वहां पे दो चीजें दे रहा हूँ ना, एक प्रोडक्ट का भी पैसा दे रहा हूँ, और एक जो ये टैक्स लग रहा है इसका भी पैसा दे रहा हूँ भाई, पैसा जाता है। ये तो मैंने कंज्यूम करा, मैंने खरीदा सामान, तो उस पर मैंने टैक्स दिया। अब सोचो ना, बास्किन रॉबिन का सिनेरियो देखो ना, वो भी तो अपना प्रोडक्ट किसी वेंडर से खरीदते होंगे ना, उनको वो खरीदते हैं, उनसे वो, उनको वो टैक्स पे करते हैं, और ये ही सामान अपनी ब्रांडिंग वगैरह चिपका कर मेरे को बेचते हैं, मेरे से टैक्स को कलेक्ट करते हैं। तो ये याद रखना ना, उस टाइम पे वैट और सर्विस टैक्स लगता था। अब क्या हुआ, जब से सरकार बदली, बीजेपी पावर में आई, जीएसटी का ना पहले से चल रहा था बिल, कि भाई जीएसटी को लागू करना चाहिए, उनके आते ही उन्होंने जीएसटी को लागू करवा दिया। अब क्या हो गया, अब ये सब नहीं लगता, अब इन सबको कंबाइन करके ये क्या लगाने लग गए, जीएसटी, जिसका नाम ही है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले मैं 22% दे रहा था यार टैक्स, अब उन्होंने कंबाइंड रेट बता दिया, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये स्लैब्स बना दिए। जो बिल्कुल बेसिक नीड्स वाले प्रोडक्ट है ना, जैसे वीट, राइस, अगर आप राशन की दुकान से लेते हो, वो टैक्स लगाते हैं क्या इस पे? राशन की दुकान वाले, मैं बता देता हूँ, तुम लोग गए नहीं होंगे, है ना। राशन की दुकान पे क्या बेसिक नीड्स वाले लोग रहते हैं ना, तो उनके जो बेसिक नीड्स वाले प्रोडक्ट है ना, उस पर टैक्स नहीं लगता। फिर जो, जैसे ब्रेड लेने गए, ठीक है, आप दूध लेने गए अमूल का, उस पर 5% टैक्स लगता है। बेसिक नीड्स से थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल के प्रोडक्ट जो डेली यूज में आते हैं आपके, एक जो नॉर्मल रेट है ना टैक्स का, वो 12 से 18% का लगता है। कुछ पे 12% लगेगा, कुछ पे 18% लगेगा। किसी भी दुकान पे चले जाओ, वहां पे आपको जो टैक्स देखने को मिलेगा ना, या तो 12% देखने को मिलेगा, या 18% देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई लग्जरियस आइटम खरीद रहे हो ना, जैसे कार हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इस पे लगाते हैं वो 28%। इस तरीके से उन्होंने सारे टैक्स को ना कंबाइन कर दिया। अब फिर से बात वही आ गई ना, ये जीएसटी। देखो जी, ऐसा सिंपल सा फंडा है, अगर ये मैं हूं, ये एक बिजनेसमैन है, ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना, बिजनेसमैन, ओके, ये इसका सेलर है, सेलर कह लो या सप्लायर कह लो, है ना। मान लो ये इससे सामान खरीदता है, इसने इसे 100 रुपए का सामान बेचा, लेट से इसने जब पैसा दे रहा था, इसने कहा 100 रुपए के साथ भाई साहब 12% का आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, तो ये इसे कितना पैसा देगा, 112 रुपए। अब ये बिजनेसमैन के पास सामान 100 का ही तो आया ना, 12 रुपए एक्स्ट्रा इसने क्या दिया, जीएसटी। ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब मेरे को सामान 112 का पड़ा, ये बोलेगा 100 का पड़ा, 12 रुपए जो एक्स्ट्रा दिया ना, दैट इज माई जीएसटी, वो जीएसटी है।
तो ये जब इसकी अकाउंटिंग करेगा ना अपनी किताब में, ये बोलेगा भाई मैं परचेज तो कर रहा हूं 100 रुपए का सामान, मैंने जो एक्स्ट्रा दिया वो है मेरा जीएसटी 12 रुपए। ओके, जीएसटी ये अभी पे कर रहा है ना, ध्यान सुनना, बातें नहीं पीछे। जीएसटी अभी ये पे कर रहा है ना, तो ये लिख सकता है जीएसटी पे करा है इसने, जीएसटी पे कितना करा, 12 रुपए। अभी क्या करेगा, ये यही सामान आगे किसी कस्टमर को चिपकाएगा, यही सामान ये आगे किसी कस्टमर को, कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को बेचेगा ना। अब इसने मान लो फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, हाँ, 100 रुपए का सामान अपना ब्रांडिंग करके अपनी पैकेजिंग करके इसको इसने कितने का बेचा, 200 का बेचा। 100 का सामान कितने बेच रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट भी कमा रहा है ना ये। अब ये कहेगा जो पैसे दो पैसे दो पैसे दो, ये है भाई साहब 12% जीएसटी भी लगेगा। अब ये इसे कितना देगा, 224। अब अगर फिर से मैं बिजनेसमैन की बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करने बैठूंगा ना, मैं बोलूंगा जी सेल्स कितना हुआ, सेल सामान कितना बिका, कितने का बिका, 200 रुपए का, कितने का बिका। लेकिन अब इसने 24 रुपए जो फालतू कलेक्ट करे ना, वो इसने जीएसटी कलेक्ट करा है। क्या कलेक्ट करा है बेटा, अभी वो बताओ ना। ये जीएसटी का जो अमाउंट है, क्या हम अपनी जेब में रखेंगे क्या, किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को। अच्छा जब मैंने, सुनना ध्यान से, जब मैंने से ये एक्स्ट्रा 12% जीएसटी पे करा, इसने तुरंत जाकर 12 रुपए किसको जमा करा दिए होंगे, सरकार को, एग्री ना। अब जब मैंने इस कस्टमर से 24 रुपए कलेक्ट करा, 12% इसका कितना हुआ, 24। तो मेरे को भी सरकार को कितने पैसे जमा करने होते हैं, कितने जमा करूंगा मैं, 24 रुपए। मैं कितना जमा करूंगा, जवाब गलत है, 24 नहीं करूंगा मैं आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, 24 नहीं होगा भाई साहब जमा। जीएसटी एक तरीके का होता है वैल्यू एडेड टैक्स, क्या बोलते हैं इसे, अभी तुमने पढ़ा ना वैट, वैट के फीचर है मैं पता है सरकार को एक जवाब दूंगा, पता है क्या, कि भाई साहब सरकार, भैया बताओ ये 12 रुपए है ना तुम्हारे पास, फिर हाँ इसने दिए, कह रहे इसने नहीं दिए, मैंने दिए थे उसे, वो तुम्हें जमा कर, पैसे किसके थे, मेरे। और अभी मैंने 24 रुपए जमा करा ना, 24 रुपए कलेक्ट करा ना, 24 में 12 रुपए आ चुके हैं तुम्हारे पास भाई। कह रहे कैसे आए, कह रहे ऐसे आए भाई, जब मैंने 200 का माल बेचा ना, 200 का मतलब है 100 रुपए की खरीदी कॉस्ट और 100 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए का क्या है, प्रॉफिट। अब इस पे अगर 12% लग रहा है ना ब्रो, 12% का मतलब 12 रुपए का जीएसटी इस पे, 12 रुपए का जीएसटी इस पे। और मेरे को बताओ ना, जब खरीदा था इसने सामान 100 रुपए का, ये 12 रुपए तो ऑलरेडी यहाँ जा चुके हैं, हाँ या ना, कौन से रह गए बस जमा कराने। यू नो व्हाट इज वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड जैसे जैसे उस प्रोडक्ट का वैल्यू जो बढ़ता रहेगा ना, उस पे टैक्स सरकार के पास जमा होता रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। समझे ना बात ये। अब ये तो मैंने तुम्हें एक सिंपल सी छोटी सी ट्रांजेक्शन से बताया, यानी कि सरकार के पास प्रॉफिट वाले पे जो जीएसटी लगा वैल्यू एडेड पे, इसे बोलते हैं वैल्यू एडेड। इस वैल्यू एडिट पे जो एक्स्ट्रा 12 रुपए लगे, ये 12 रुपए हम यहाँ पे जमा करके, ये 12 रुपए हम यहाँ पे जमा करके सरकार के पास कितना टैक्स जमा कराएंगे इन टोटल, 24 रुपए। इसलिए इसका ना एक फीचर रहता है कि सारा जो टैक्स का बर्डन रहता है ना, ना तो कभी इसके सर पे था, ना कभी इसके सर पे आएगा। किसके सर पे आएगा, इसके सर। 24 रुपए किससे कलेक्ट किए जा रहे हैं, फाइनल कंज्यूमर भोगी होगा भाई साहब, फाइनल कंज्यूमर होगा। आप जाओ मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ, ऐसे बोलेगा यार, समझे ना, वो होगा भोगी। फाइनल कंज्यूमर के ऊपर सारा बर्डन आता है, इसके ऊपर कभी बर्डन आएगा नहीं भाई। इसने 12 रुपए दिए, 24 रुपए कलेक्ट करे, उसने 12 रुपए फिर दे दिए, फिर सरकार के पास 24 रुपए तो जमा हो रहा है ना भाई। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी उस पे जीएसटी जुड़ता रहेगा, वो जीएसटी सरकार के पास जमा
होता रहेगा। अब क्या है, मैंने तुम्हें एक छोटी सी ट्रांजेक्शन से इसका एक तरीके से समरी बता दी जीएसटी की। अब एक बिजनेस है ना, एक ट्रांजेक्शन थोड़े होते हैं वहां, बहुत सारी होती है। परचेज बहुत सारे बार कर रहे होते हैं, सेल्स बहुत सारे बार कर रहे होते हैं, हर परचेज पे जीएसटी पे हो रखा होगा, हर सेल पे जीएसटी कलेक्ट हो रखा होगा। उन सब की अकाउंटिंग हमें सीखनी है, तो उन सब के लिए अकाउंट हमें खोलने पड़ेंगे। इसलिए ना, जब भी बेटा हम सामान परचेज करते हैं ना, उस परचेज पे हम जीएसटी को क्या करेंगे बेटा, पे करेंगे ना। जीएसटी पेड के लिए हम पता है कौन सा अकाउंट खोलते हैं, कि सामान खरीदा, सामान जो खरीदा वो अपना क्या है, इनपुट है ना। फिर प्रोसेस करके बेचेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा ना। रॉ मटेरियल अपना क्या रहेगा, इनपुट। प्रोसेस करने के बाद वो क्या बन के जाएगा, आउटपुट। तो इसलिए जब भी सामान खरीदा, दैट इज योर इनपुट ना। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे, इनपुट। इनपुट जीएसटी अकाउंट, क्या बोलेंगे बेटा, इनपुट जीएसटी अकाउंट। जब भी आप सामान बेचोगे ना, सेल करोगे, सेल पे जीएसटी को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। अब सेल क्या रहता है आपका, आउटपुट रहता है ना प्रोडक्ट का। तो इस पे जीएसटी जब कलेक्ट करोगे, उसके लिए वर्ड यूज होता है आउटपुट। आउटपुट जीएसटी अकाउंट, क्या वर्ड यूज होगा, खरीदोगे तो इनपुट, बेचोगे तो आउटपुट। ओके। अब सवाल आता है, इन्हें क्या ट्रीट करना है भाई। देखो जी, सरकार है अपनी, सरकार को आप जब खरीदते हो सामान, जीएसटी पे करते हो, जिस बंदे को पे कर रहे हो वो सरकार को पे करेगा। यानी कि इनडायरेक्टली आप सरकार को एडवांस में टैक्स पे कर रहे हो। और किसी को भी अगर आपने एडवांस में पैसा दिया, तो सामने वाला बंदा तुम्हारा पता क्या बनता है, एसेट। समझे ना बात, खर्चा भी करा, बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो क्या बना आपका नेचर से, एसेट। इसलिए इनपुट जीएसटी नेचर से क्या रहेगा बेटा आपका, हमेशा एसेट। ओके, एसेट रहेगा। ओके। आउटपुट जीएसटी, जीएसटी कलेक्ट करा, कलेक्ट करके आप अपनी जेब में नहीं डाल सकते, सरकार हाथ पकड़ लेगी भाई, छापा मार देगी तुम्हारे बिजनेस। कहेंगे तुम्हारा पैसा नहीं है, किसका पैसा है ये, सरकार का पैसा। ठीक है, ऐसे आप हाथ झटक भी सकते हो, अरे सरकार तुम्हारा पैसा तो है, लेकिन ऑलरेडी मैं पे तो कर चुका हूँ ना, वो वाला पोर्शन रहने दो, वो वाला पोर्शन तो जेब में डालने दो, एक्स्ट्रा वाला पे कर देंगे ना तुम्हें। इसलिए आउटपुट जीएसटी जब तक सेटल नहीं होता ना, तब तक आउटपुट जीएसटी अपना क्या रहता है बेटा, लाइबिलिटी। क्योंकि पैसा तुम्हारा नहीं है ना, किसको देना है ये पैसा, गवर्नमेंट, सरकार को। तो ये पैसा सरकार के टुवर्ड्स आपकी क्या बन गई, लाइबिलिटी, जिम्मेदारी है। भाई जीएसटी कलेक्ट करो तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर जिम्मेदारी कि आपको ये पैसा सरकार को पे ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए आउटपुट जीएसटी नेचर से क्या बनेगा आपका, लाइबिलिटी। ओके। अगर इनपुट जीएसटी कहीं पे भी दिख जाए एसेट है, तो टीम क्या रहेगी उसकी, और आउटपुट जीएसटी कहीं दिख जाए तो वो नेचर से क्या है, तो टीम क्या रहेगी, क्रेडिट। अब आओ इलस्ट्रेशन 3 पे, समझे। ये लिख लेना कहीं पे ना, इनपुट जीएसटी नेचर से एसेट रहता है, आउटपुट जीएसटी नेचर से लाइबिलिटी रहता है। और विस्तार में चर्चा करेंगे जब जीएसटी का चैप्टर आएगा, ठीक है। अभी एक क्या समरी तुम्हें देती, पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इनपुट जीएसटी एसेट रहता है, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी रहता है। अब मैं चाहता हूं इलस्ट्रेशन 3 आप खुद से ट्राई करके देखें, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट खुद से बना लें, कहीं पर डाउट आता है तो मेरे से पूछ लें।
आरुष एब्सेंट। आयुष भारद्वाज। अ- अनाया अग्रवाल। अन्वेषा। आयांश। आयुष त्यागी। दीपेश। दिव्या जोशी। दिव्यांश। दिव्यांश। ईशान। मान्या। नव्या। दिया। स्वाति। तनिषा। तिजाली। तेजस। वैभव। रुद्रा। ईशिता। जस। शिवांशी। संस्कृति। आयुष कुमार सिंह। पीछे यार, टाइम वेस्ट मत करो यार, जल्दी करो। तुरंत से भी पहले होना चाहिए। किसी भी चीज में डाउट आएगा तुरंत पूछना मेरे से। जल्दी से ट्रायल बैलेंस बनाओ। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पढ़ना स्टार्टिंग से। इन्होंने बोला प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बंसल एंड सन्स एज ऑन 31 दिसंबर 2021। कैपिटल ऑफ द फर्म इज द बैलेंसिंग फिगर। मतलब जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, ऑब्वियसली बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्रेडिट साइड ना छोटी आएगी। तो इन्होंने पहले ही क्लियर आपको एक तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दी कि भाई साहब कैपिटल नहीं गिवन है। जो बैलेंस बचेगा ना क्रेडिट में, जो छोटा वैल्यू आएगा, डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस किसे बोलोगे, क्या है वो डिफरेंस? कैपिटल। क्लियर है बात ये? करो बाकी सब चीजें करो, टोटल करो तब पता लगेगा। करो जल्दी से। मैं तुम लोगों को 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से करो। कुछ नहीं, आसान है दियाली। टीम डेबिट टीम क्रेडिट करने हैं, जल्दी से फॉर्मेट के साथ करा। निवेशा थोड़ी हेल्प कर दे इसकी। बेटा रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न। अब सोच। हाँ बेटा, परचेज तो आएगा ना। एडजस्टेड परचेज सीओजीएस तो नहीं दिया हुआ ना, नॉर्मल परचेज है वो तो आएगा। मम्मी वाली कसम वाला केस है ये।
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये देखो ना, इनपुट है आउटपुट है। आउटपुट वाला क्या होगा नेचर से? एसेट या लाइबिलिटी? बस लाइबिलिटी में लिखना। जीएसटी भी दो गवर्नमेंट को जमा होता है ना, सेंट्रल को स्टेट को जाता है, तो आधा आधा हिस्सा हो जाता है। तो बस तुम ना उस पे फोकस करना, इनपुट आउटपुट पे। इनपुट है तो एसेट है, आउटपुट वाला है तो लाइबिलिटी है, चाहे वो सी है चाहे वो एस। हाँ बेटा। हाँ, क्वेश्चन करके चली जा। क्या हुआ? प्रोविजन बेटा, प्रोविजन कल बताया था ना मैंने। प्रोविजन बिल्कुल किसकी तरह होता है, नेचर वाइज। प्रोविजन क्यों बनाते हैं? फ्यूचर में होने वाले खर्चे या लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो इसका नेचर लाइबिलिटी जैसा लेकर चलना। तो लाइबिलिटी का टीम क्या रहेगा? क्रेडिट में डालो। हम्म। हो गया? हाँ ऑब्वियसली। क्रेडिट में ना शॉर्ट आएगा, क्रेडिट का जो डिफरेंस रहेगा वो कैपिटल में जाएगा। डिफरेंस देख। इनपुट आउटपुट, आउटपुट है इनपुट है? इनपुट है तो एसेट है, आउटपुट है तो बस डाल। क्या होती जाली? प्रोविजन बेटा नेचर वाइज लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी साइड टीम क्रेडिट। आ जाने बोल। काम हुआ क्या? कहाँ अटक रहे हो? कहाँ अटक गई तू? फिर? अरे इनपुट आउटपुट देखो यार, क्यों कंफ्यूजन हो रही है? इनपुट है तो एसेट है, आउटपुट है तो लाइबिलिटी है। बाकी डिटेल में चर्चा जीएसटी के चैप्टर में करेंगे, सी जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ठीक है। अभी सीधा इनपुट आउटपुट पे फोकस करो।